बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम ऑटोमेशन पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर 24 है, 74 पेज के ऊपर, ऑटोमेशन इन मेजरमेंट्स। और इसके अंदर हम ऑनलाइन एनालिसिस और ऑफलाइन एनालिसिस, इनका डिफरेंस और फिर इनकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। और इसके साथ साथ हम ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इनका फ़र्क मालूम करेंगे कि कौन इनमें डिफरेंस क्या है। और फिर हम देखेंगे कि इनको हम यूज़ क्यों कर रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, और इंडस्ट्री में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। और कुछ कमेंट्स जो हैं वो फीड फॉरवर्ड लूप के ऊपर, और कुछ कमेंट्स जो फीड बैकवर्ड लूप के ऊपर हम करेंगे। कंटीन्यूअस एनालाइजर और बैच एनालाइजर्स को भी हम यहाँ पे टच करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ बैकग्राउंड है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं। प्रोसेस कंट्रोल, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट बैच एनालाइजर्स, इसके बारे में। ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस सिस्टम है, और फिर उसके साथ-साथ सीक्वेंशियल एनालिसिस सिस्टम है। लेकिन हम ये सारे सिस्टम्स तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली जो एनालाइज़र्स हैं, इनके डिफरेंस को हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जब भी हम लेबोरेटरी में कोई टेस्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो 2 तरीक़ाकार है। कल मैंने जो एग्ज़ाम्पल आपको दी थी, वो एक बड़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल थी। हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग का जो टेस्ट है, वो 150 से 200 रुपए के अंदर हो जाता है, स्क्रीनिंग किट के ऊपर। और जो आपको बता देता है कि आपके अंदर पॉज़िटिव है या नेगेटिव। और पैसे भी कम लगते हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन भी जल्दी मिल जाती है। आधे घंटे के अंदर हम सारा काम मुकम्मल कर, जबकि जो उसका डिटेल्ड एनालिसिस है वायरस का, वो हम पीसीआर या पॉलीमराइज़ चेन रिएक्शन, पीसीआर मशीन के ऊपर करते हैं, जो कि एक्चुअल वायरस की रेप्लिकेशन और उसके एक्टिव होने या ना होने के बारे में बताता है। और ज़्यादा फाइन इन्फॉर्मेशन हमें ऑफ़र कर रहा है। तो वो ज़्यादा फाइन इन्फॉर्मेशन तो हमें ऑफ़र करता ही है वायरस की एक्टिविटी के बारे में, बल्कि इसके साथ-साथ उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, और वो एनालिसिस के लिए जो उसका टाइम रिक्वायर है, वो भी ज़्यादा है। तो इंडस्ट्री के अंदर हमें काम करते वक़्त 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो बड़ा क्रिटिकली देखना होता है कि हम जो टेस्ट परफ़ॉर्म कर रहे हैं, क्या उसका टाइम इतना शॉर्ट है कि हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हमें फौरी तौर पर इन्फॉर्मेशन मिल जाए पहले स्टेप से, और फिर उसको हम आगे परफ़ॉर्म करें, या उसके लिए हमें टाइम जो है वो मिनटों से घंटों में, या घंटों से इवन डेज़ के अंदर चाहिए आगे परफ़ॉर्म करने के लिए। और दूसरा ये कि उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है जी? कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, ताकि वो प्रोसेस जो है वो उतना वायबल हो, वो प्रोडक्ट जो है वो उतनी इनएक्सपेंसिव हो, वो भी वायबल हो, हम उसको भी जो है वो मेंटेन कर सकें। और उसके साथ-साथ ये कि क्या हमारे जो एनालिसिस का तरीक़ाकार है, इसमें हमें सैंपल कितना रिक्वायर होगा एनालिसिस के लिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और फिर इसके साथ-साथ इसका जो टेस्ट हम परफ़ॉर्म कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर किसी भी आप कह सकते हैं मिक्सचर का, इसके लिए क्या हम अपनी मशीनरी या अपना इक्विपमेंट जो है वो प्लांट के या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के करीब रख सकते हैं, ताकि हमारा वक़्त बच सके। और हम अगर उसको क्या ही अच्छा हो कि प्लांट के साथ ही किसी तरह से इंटीग्रेट कर दें, लिंक कर दें, और वहीं पर उसका एनालिसिस होता है। तो ये 3-4 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम कोई भी इंडस्ट्री के लिए जो है वो एनालिटिकल टेक्नीक को पिक करते हैं। बेसिकली कोर्स का टाइटल भी ऑनलाइन एनालिसिस एंड ऑटोमेशन है, ठीक है जी? तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक एनालिटिकल टेक्निक को पिक करते हैं, जो हमारे पास जो है कम वक़्त के अंदर बेहतर इन्फॉर्मेशन हमें दे दें, जो हमें डिज़ायर्ड है, और उसकी कॉस्ट कितनी है, और क्या वो एनालिसिस का तरीक़ाकार या जो सेटअप है या जो मशीनरी है, वो कितनी कॉम्पैक्ट और कितनी पोर्टेबल है। क्योंकि हर साल इंडस्ट्री के अंदर लाखों टेस्ट होते हैं। आप यूँ एग्ज़ाम्पल समझ लें कि ये एक सिंपल एग्ज़ाम्पल थी हेपेटाइटिस की, मैंने आपको बताई। तो हेपेटाइटिस किस तरह के हो सकता है, रोज़ाना जो है वो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों टेस्ट हो रहे हो एक एक शहर के अंदर या एक मुल्क के अंदर। और फिर अगर आप इनका एनुअली एस्टिमेट करें, तो ये आपके पास टेस्ट की तादाद लाखों करोड़ों तक जा सकती है। तो इन लाखों करोड़ों टेस्ट को एनुअली जो हम कर रहे होते हैं, अगर हम कोई इनके लिए ऐसा मेथड डिवाइस करें, ऐसी टेक्निक पिक करें कि जिसमें हमारा वक़्त बचना शुरू हो जाए, हमें इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलना शुरू हो जाए, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और हम इन्फॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं।
ये एग्जांपल है क्लिनिकल लेबोरेटरीज की, जहाँ पे हम क्लिनिकल एनालाइट्स को टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर आ जाएँ और इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट हों, ऐसे एनालिटिकल टूल हों जो कि हमें कम वक़्त में इन्फॉर्मेशन दे दें, तो हम इस तरह बहुत सारा जो कॉस्ट है उसको सेव कर सकते हैं और ऐसे में प्रोडक्ट को मज़ीद वायबल बनाया जा सकता है और उससे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सकता है और ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट है वो उतनी वायबल बन सकती है। तो एक सिंपल एग्जांपल है एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ऑटोमेशन जो हम ऑटोमेशन करते हैं इज वेयर बाय द प्रोग्रेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लांट रिएक्शन इज मॉनिटर्ड इन रियल टाइम, कि एक्चुअली हम उसको मॉनिटर करें कि रियल टाइम के अंदर कैसे चल रहा है। बिलियंस ऑफ टेस्ट आर रन एनुअली इन क्लिनिकल केमिस्ट्री लेबोरेटरीज, क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ऑटोमेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले कर रही होती है। मैंने कल भी बात की थी कि हम अगर एक एनालिसिस 3 लोगों से परफॉर्म करें तो तीनों का रिजल्ट डिफरेंट होगा, बल्कि एक एनालिसिस अगर एक ही बंदे से परफॉर्म करें मुख्तलिफ दफ़ा तो हो सकता है तमाम का रिजल्ट एक जैसा हर बार ना हो, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन और फिर जो है वो वेरिएशन जो है उसकी वजह से हर बार रिप्रोड्यूसिबल रिपोर्ट्स हमें नहीं मिलती। और इसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि एक बंदा एक वक़्त में इतने सारे एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें ऑटोमेशन की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी? तो हम इस चैप्टर के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन के फ़र्क भी पढ़ते हैं और ऑटोमेशन के रेफरेंस भी देखते हैं। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद एन एग्जांपल और ये आपको एक ज़्यादा ईज़ियर वे आपको पता चल सकता है। 2 तरह के टाइट्रेंट्स हैं हमारे पास। 2 तरह के टाइट्रेंट हैं टाइट्रेशन जो ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं। और इनमें से एक आप समझ लें आपके पास ऑटोमेटिक टाइट्रेंट है, ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस है और दूसरा आपके पास ऑटोमेटेड है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है ऑटोमेटेड है, ठीक है जी? ये आप नीचे देख सकते हैं बोल्ड वर्क में, बोल्ड लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटेड टाइप जो एक्चुअली ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं, ये वो डिवाइसेस होते हैं जो खुदकार तरीके से काम करते हैं, ठीक है जी? हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत इंडस्ट्री में क्यों महसूस होती है? इसलिए महसूस होती है कि हम हर बार रिप्रोड्यूसिबल एनालिसिस परफॉर्म करें और कम से कम वक़्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस परफॉर्म करें। ये 2 इम्पोर्टेंट टास्क बहुत ज़रूरी है। दैट फर्स्ट वी वांट दैट टू अवॉइड एनी ह्यूमन इंटरवेंशन या वेरिएशंस, ठीक है जी? एक बंदे ने एनालिसिस किया टाइट्रेशन का, उसका जवाब आया 10.1 एमएल, दूसरे ने किया उसका जवाब आया 10.2 एमएल। तो ये इशारिया 1 एमएल या 0.1 एमएल जो है ये बहुत लार्ज वॉल्यूम है और इससे खातिर खा तब्दीली आ सकती है रिजल्ट्स के अंदर, फाइनल रिजल्ट्स के अंदर। तो लिहाजा हमें चाहिए हर बार एक जैसा एनालिसिस और अगर एक ही बंदा एक ही सैंपल के 10 दफा एनालिसिस करे तो हो सकता है 10 दफा उसका रिजल्ट एक जैसा ना। तो इसलिए जो ह्यूमन इंटरवेंशन है और जो वेरिएशन है इनको हम कम से कम करना चाहते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि हम ये चाहते हैं कि जनाब कम वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस परफॉर्म हो सके, ज्यादा से ज्यादा साइकिल्स एनालिसिस के कर सकें। तो इसलिए हम ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं और ऑटोमेशन करने से हम जो है वो कॉस्ट जो है वो प्रोसेस की जो है वो कम कर सकते हैं। जब हम एनुअली होने वाले बिलियंस ऑफ एनालिसिस को ऑटोमेटेड तरीके से रन करेंगे तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के जरिए प्रोसेस कर रहे होंगे, वक्त बचा रहे होंगे और इसके साथ साथ हम प्रोसेस को हर दफ़ा रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स हासिल कर रहे होंगे जो प्रीसेट वैल्यूज के अकॉर्डिंग, और उसके साथ साथ हम उस प्रोसेस को वायबल भी बना रहे होंगे। तो ऑटोमेटिक डिवाइसेस जो हैं ये खुदकार तरीके से काम करते हैं, ठीक है जी? और इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो मिनिमल कर देते हैं, ठीक है जी? ये स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है वो गिवन पॉइंट्स के तहत काम करते हैं एनालिसिस के लिए और फ्रीक्वेंटली द मेजरिंग स्टेप जो मेजरिंग स्टेप है उसको हम करते हैं। उसकी एक एग्जांपल अच्छी है, वो कह रहा है जो ऑटोमेटिक टाइट्रेटर है ये स्टॉप कर देगा टाइट्रेशन जैसे ही एंड पॉइंट रीच हो जाएगा, ठीक है जी? तो ये एंड पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली हम किसी भी पॉइंट के ऊपर देखेंगे कि अच्छा कलर आ गया, वो मशीन खुद देखेगी और उस वक्त टाइट्रेशन जो है वो एडिशन ऑफ एनी फर्दर ड्रॉप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आप उसको 100 टाइम्स भी एनालिसिस करेंगे तो हर बार आपको वही रिप्रोड्यूसिबल वैल्यू, वही रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स मिल रहेंगे। तो एक ऑटोमेटिक टाइट्रेटर की एग्जांपल है, ठीक है जी? ये विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो काम कर रहा होता है खुदकार तरीके से। उसके मुकाबले में जो ऑटोमेटेड डिवाइसेस हैं, ये वो डिवाइसेस होते हैं जो कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन तो काम करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रोसेस को रेगुलेट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं।
मसलन जो ऑटोमेटेड टाइट्रेटर होगा, वो टाइट्रेशन के दौरान अगर कोई पीएच में चेंज आएगा तो वो खुदकार तरीके से उसके अंदर एसिड या बेस के चंद ड्रॉप्स ऐड करके पीएच को मेंटेन करेगा, और जो आपकी सेट पीएच रेंज है उसके अंदर रहते हुए ही उस एनालिसिस को परफॉर्म करेगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे एनालाइजर्स, ऐसी मशीन्स, उनको हम कहते हैं ऑटोमेटेड मशीन है या ऑटोमेटेड एनालाइजर है। ठीक है जी, जो कि प्रोसेस को रेगुलेट भी कर रहे होते हैं, एक्चुअली कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। तो लिहाजा जो ऑटोमेटेड टाइट्रेटर है, वो यहाँ पे अच्छी टर्म लिखी हुई है, they do through this mechanical and electric devices that are regulated by means of feedback information from a sensor or sensors। कि वो प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, और वो रेगुलेट कैसे कर रहे होते हैं, उनके अंदर स्पेशल सेंसर या स्पेशल डिवाइसेस, फीडबैक लूप या फीडबैक एनालाइजर्स जो है वो लगे होते हैं, या फीडबैक सेंसर्स लगे होते हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे उसके अंदर एसिड या बेस के ड्रॉप्स ऐड करते हैं और उस टाइट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। लिहाजा वो एग्जांपल देखें कैसे दे रहे हैं। लिहाजा एक ऑटोमेटेड टाइट्रेटर जो है मे मेंटेन ए सैंपल पीएच एट ए प्रीसेट लेवल बाय एडिशन ऑफ एसिड और बेस। ठीक है जी, तो वो क्या करेगा, जो सैंपल है उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए किस पीएच, किस वैल्यू पे मेंटेन करें, जो प्रीसेट वैल्यू है। तो प्रीसेट वैल्यू के ऊपर आप उसको मेंटेन करें, और आप एसिड और बेस उसके अंदर कोई भी अगर आपने ऐड करना है आप ऐड करें। अगर वो बहुत कम पीएच है तो आप हो सकता है बेस ऐड करें, बहुत हाई पीएच है तो आप एसिड ऐड करें। तो पीएच मेंटेन करेंगे, और उसके बाद आप उस टाइट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। और वो पीएच आप कैसे सेंस करेंगे, पीएच मीटर या पीएच इलेक्ट्रोड के जरिए करेंगे। सच एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ए पीएच स्टैट, और जो ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका ये पार्ट है। और फिर इसके साथ क्या होगा कि इस पीएच को मेंटेन करते हुए हम वो रिएक्शन करेंगे। और फॉर एग्जांपल कह रहे हैं इन मेंटेनिंग द पीएच ड्यूरिंग एन एंजाइम रिएक्शन व्हिच रिलीजेस और कंज्यूमिंग प्रोटॉन्स। ठीक है जी, तो किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में जहाँ पे प्रोटॉन रिलीज हो रहे हो या अब्जॉर्ब हो रहे हो या यूज हो रहे हो, कंज्यूम हो रहे हो, वहां पे इसको यूज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड डिवाइसेस है। ऑटोमेटेड एनालाइजर जो है, इसकी एग्जांपल और ऑटोमेटिक एनालाइजर की जस्ट एक और एग्जांपल जो हमारे पास अभी कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, या हीटिंग सिस्टम्स हैं घरों के अंदर। तो पहले होता था कि हम उसको यूज करते थे तो वो कूलिंग है तो कूलिंग होती जा रही है। अब हमने उसको प्रीसेट वैल्यूज के ऊपर जो है वो सेट कर दिया है कि अगर टेम्परेचर का, कमरे का टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही कम होगा तो आपने ऐसा करना है, कूलिंग स्टार्ट हो जानी स्प्लिट एसी यूनिट्स ने, और जब टेम्परेचर 26 अचीव हो जाएगा तो फिर बंद हो जाना। तो इस तरह इंस्ट्रूमेंट जो है वो खुदकार तरीके से टेम्परेचर को सेंस करके कूलिंग या हीटिंग सिस्टम जो है वो ऑन या ऑफ कर लेते हैं। इससे एनर्जी जो है उसको भी हम, उसकी भी बचत होती है, और जो डिजायर्ड टेम्परेचर है उसको भी हम अचीव किए रखते हैं। फायदा क्या है जी ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स का, ऑटोमेटिक का, ठीक है जी। ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स इंप्रूव करते हैं एनालिस्ट की एफिशिएंसी या उसकी थ्रूपुट, इन लार्ज थ्रूपुट देते हैं। एक हो सकता है एनालिस्ट नहीं हो सकता 10 सैंपल करने हो डेली के, लेकिन ऑटोमेटिक टाइट्रेटर पे हो सकता है हम उसी टाइम के अंदर जो है 100 सैंपल कर लें, 1000 सैंपल कर लें। तो डेफिनेटली एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है जी, और क्योंकि हम बहुत सारे मैनुअल स्टेप्स उसमें से निकाल देते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं और ऑटोमेटिक तरीके से उसको जो है एनालाइज करते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये कंट्रोल कर रहे होते हैं सिस्टम को, और कोई भी वेरिएशंस हो उसको इनकाउंटर करते हैं और उसके जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और उसको हल कर रहे होते हैं। ऑफलाइन एनालिसिस का देखिए जी, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि जनाब सैंपल आप प्लांट पे आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है, ये आगे वाला जो डिस्कशन है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन एनालिसिस के बारे में, कि आगे प्लांट के ऊपर कोई आपके काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि आप वहां पे कोई एक सिरप बना रहे हैं, आप एक एंटीबायोटिक सिरप बना रहे हैं, आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है। तो उसका एक तरीका कार ये कि प्लांट के पास ही वहां पे कोई लेबोरेटरी हो और वहां पे आप उसको एनालिसिस कर लें, या प्लांट के ऊपर ही एक छोटा सा सेटअप हो जहाँ पे उसको उसका एनालिसिस कर लें। दूसरा तरीका ये कि आप प्लांट से सैंपल को उठाएं गाड़ी के जरिए और लैब तक लेकर आए। ये एक ऑफलाइन मेथड ऑफ एनालिसिस है। ठीक है जी, ये एक ऑफलाइन मेथड ऑफ एनालिसिस है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, कि आपके पास जो मशीन या जो इक्विपमेंट है वो ऑलरेडी उसी प्लांट से गुजरने वाले लिक्विड का एनालिसिस करें और उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दें। ठीक है जी,
ये ऑनलाइन एनालिसिस कर रही है, ये आपकी मशीन है जो यहाँ पे प्रॉबिंग कर रही है, या आप यहाँ पे उसको एनालिसिस कर रहे हैं। इसको हम एटलाइन कह सकते हैं, इसको हम ऑनलाइन कह देते हैं। और टिपिकली ये प्रॉब्स अगर करें तो उसको हम इनलाइन का नाम दे देते हैं। और नॉन इन्वेजिव सेंसर्स भी हैं कि हम सैंपल को टच किए बगैर, सैंपल के साथ इन कांटेक्ट आए बगैर, सैंपल को एक्सपोज किए बगैर हम नॉन इन्वेजिबल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी एक तरीकाकार हमारे पास हो सकता है। लेकिन प्रेफरेबली ऑफलाइन के मुकाबले में ऑनलाइन मेथड ऑफ एनालिसिस जो है वो प्रेफरेबल है, कि उसके में हमारा वक्त बचता है और इसमें हमें इंफॉर्मेशन जल्दी मिलती है। तो हम चाहेंगे कि प्लांट्स के ऊपर जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एट दैट पॉइंट हमारे पास ऑनलाइन टूल्स हों, ऑनलाइन एनालिटिकल टेक्निक्स हों, जिनको हम इस्तेमाल करते हुए जो डिजायर्ड क्वालिटी उसको मीट करें। ये लफ्ज क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे यूज करते हैं। क्वालिटी का बेसिक पर्पस या बेसिक मीनिंग ये होता है फिटनेस फॉर इंटेंडेड पर्पस, यानी कि जिस पर्पस के लिए कोई आप चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अगर उसको मीट कर रही तो ऑफ कोर्स इट्स मीटिंग दैट क्वालिटी, जो पैरामीटर आपने सेट किए हुए। इसका कतन या मकसद नहीं है कि चीज जितनी प्योर होगी उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, नहीं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वही है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड जो है वो जिसके अंदर थोड़ी बहुत जब हम उसकी वो अलॉय बनाते हैं तो फिर उसको हम बेंड करना हमारे लिए आसान होता है, फिर वो स्टेबल फॉर्म के अंदर होता है, हालांकि वो इम्प्योर होता है। जबकि जो प्योर फॉर्म है गोल्ड की उसको हम ज्वेलरी के लिए दूसरी एप्लीकेशन पे इस्तेमाल नहीं कर पाते, हालांकि उसकी प्योरिटी ज्यादा है, लेकिन ऑफ कोर्स जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए बना रहे हैं अगर उसको मीट करता है तो फिर ये हमारे लिए एक सूटेबल वे है कि हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर। ठीक है जी। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन एनालिसिस और ऑफलाइन की, इसके बारे में पहले हमारी डिस्कशन हो गई है कि ऑफलाइन मेथड जो है इसमें हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऑफ कोर्स एनालिसिस की कॉस्ट तो हाई होती है लेकिन हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें ज़रूर मिलती है और वक्त ज़्यादा लगता है। लेकिन इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से ऑफलाइन मेथड जो है वो सूटेबल नहीं रहता, वो ज़्यादा फिजिबल नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से ऐसे तरीक़ाकार जो कि कम वक्त लें, इंफॉर्मेशन जल्दी दे दें, ऑनलाइन तरीक़ेकार से या आपके सैंपल को टेस्ट कर लें, एनालाइज कर लें, तो फिर वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। ये एक टिपिकल एग्जांपल ऑनलाइन की है कि आप डायरेक्टली वहीं पे प्रॉबिंग कर लें और आप अपने सैंपल को वहाँ पे टेस्ट कर लें और बता दें कि क्या ये प्रीसेट वैल्यू के अकॉर्डिंगली बन रहा है या नहीं बन रहा, या ये एंटीबायोटिक सिरप जो है प्रीसेट वैल्यू के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी, इस बेस के ऊपर इसको हम आगे जाने देते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन मेथड जो प्रेफर किया जाता है बनस्पत ऑफलाइन मेथड के। सो यू कैन सिंपली थिंक अबाउट द एग्जांपल्स दैट आई हैव डिस्कस विद यू कि आप हेपेटाइटिस सी का एनालिसिस जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन कराएं तो उनमें उनकी सिग्निफिकेंस में क्या फ़र्क है। ऑफलाइन के अंदर आपके पास जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बट इट्स टेक्स टू मच टाइम एंड ऑफ कोर्स द कॉस्ट इज हाई। और ऑनलाइन मेथड के अंदर आपके पास जो है वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी लेकिन कम वक्त लगेंगे और कम पैसों में ये काम हो जाएगा, ये उसकी कॉस्ट जो है वो कम होगी। तो उसका जो डेड टाइम है या जो आपके पास वक्त रिक्वायर है वो कम से कम होना चाहिए इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से, ताकि आप अगला ऑपरेशन जो है वो उसके लिए आपको इंतजार ना करना पड़े। अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बेसिकली दो तरह के डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कॉन्स्टेंटली मेजर करते हैं। मेजरिंग डिवाइसेस जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, कंटिन्यूस या बैच। कंटिन्यूस इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो कंटिन्यूसली आपके किसी सैंपल की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे होते हैं और कंटिन्यूसली आपको एक आउटपुट सिग्नल दे रहे होते हैं। ठीक है जी। जैसे आप यूँ समझ लें कि आपने कोई एक पीएच मीटर या इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, वो आपको कंटिन्यूसली उस सॉल्यूशन की पीएच के बारे में बताई जा रहा है। और एक डिस्क्रीट या बैच एनालाइजर जो है जो आपके पास स्मॉल स्टेप्स के अंदर जो है या स्मॉल पैचेस के अंदर जो है वो आपके मैट्रिक्स की या मिक्सचर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वो आपके साथ जो है वो शेयर करता है। बट दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इन स्मॉल और डिस्क्रीट स्टेप्स। ठीक है जी। और जो प्रीसेट वैल्यू फिर उसके साथ कंपेयर करता है फिर आपको बताता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बैच टाइप्स हैं और कुछ जो है वो कंटिन्यूस है। तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसी भी एनालाइजर के, कंटिन्यूस एनालाइजर के, एक सेंसर, एक कलेक्टर और एक ऑपरेटर। ठीक है जी। कंटिन्यूस एनालाइजर जो है
may make measurements directly in a flowing stream or a batch process reactor such as fermenter. fermenter के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली उसकी प्रॉपर्टीज को मॉनिटर करते रहे होंगे, ठीक है जी. They generally precludes the analytical operation on the sample and direct sampling devices such as electrodes must be used. मैंने इसकी एक एग्जांपल दी कि पीएच मीटर के लिए या पीएच मॉनिटरिंग के लिए पीएच इलेक्ट्रोड को डिप कर दें और वो कंटिन्यूसली पीएच जो है वो उसको सेंस करता रहेगा. If a sample dilution, temperature control और reagent addition is required, ये देखिए सारे स्टेप्स हैं, तो ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं with non-probe type instrument. Then a small fraction of the stream is diverted into the test stream where reagents may be mixed continuously and automatically with the sample. अगर आप चाहते हैं कि जनाब फ्लोइंग मिक्सचर है सिरप का या जो आपके पास वो बन रहा है एंटीबायोटिक सिरप, आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं और फिर उसमें कोई रिएजेंट ऐड करके उसमें कोई कलर मॉनिटर करना चाहते हैं, तो मे बी फ्यू माइक्रोलीटर जो है वो आप कलेक्ट करके उसकी स्ट्रीम से उसके अलग कर लें, उसको पूरी फ्लोइंग स्ट्रीम में नहीं ऐड कर देना, ठीक है जी. उसको अलग कर लें उस फ्लोइंग स्ट्रीम को, उसके अंदर रिएजेंट ऐड करें और फिर से आप उसको मॉनिटर करें. तो इस तरह प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट बाय मींस ऑफ कंट्रोल लूप. कंट्रोल लूप कैसे काम करता है? कंट्रोल लूप के 3 इंपॉर्टेंट यूनिट हैं, ठीक है जी. एक सेंसर जिसने सेंस करना हाँ जी एक्चुअली वैल्यू है क्या. एक कंट्रोलर जिसने कंपेयर करना है कि अच्छा जी सेट वैल्यू क्या थी और हमने कौन सी वैल्यू दी हुई थी और एक्चुअली आ कौन सी रही है, सेट वैल्यू और जो एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू इनके अंदर डिफरेंस क्या है. और ऑपरेटर जिसने डिवाइस को जो है एक्चुअली ऑपरेट करना है और वेरिएबल जो सेट है उसको उसने कंट्रोल करना है. इसकी एग्जांपल जो है, इसके दो मैकेनिज्म है, एक फीडबैक मैकेनिज्म है, एक फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म है. ये देखिए जी ये एक प्रोसेस है जो फीडबैक कंट्रोल लूप की एग्जांपल है, या फीडबैक एनालाइजर है. ये आपके पास आउटपुट है किसी भी प्रोसेस की और ये आपके पास इनपुट है. अच्छा प्रोसेस क्या होता है? जो इनपुट को आउटपुट में बदल दे वो प्रोसेस है, ठीक है जी. ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसके बारे में. तो इनपुट को आउटपुट में एक्सचेंज बदलने वाला जो है उसको हम कहते हैं कि ये उसका प्रोसेस है. अब इसके 3 इंपॉर्टेंट यूनिट है, सेंसर, ऑपरेटर और कंट्रोलर. सेंसर जो है वो हमने आउटपुट के पास लगाया हुआ है और यहाँ पे जो चीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है उसको हम यहाँ पे सेंस कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है जी. तो जो हम सेंस कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को हम आगे कंट्रोलर के पास भेज रहे हैं. कंट्रोलर सेंस की गई इंफॉर्मेशन जो यहाँ से सेंसर के जरिए इसको मिलती है इसको कंपेयर करता है जो हमने सेट वैल्यू रखी होती है आउटपुट की. मसलन कोई एक पैरामीटर है, हम सिंपलेस्ट वर्ड में पीएच की बात करते हैं. सेंसर यहाँ से सेंस करके बताता है इस वक्त पीएच जो है वो 5.8 है, ठीक है जी. 5.8 है पीएच. कंट्रोलर कहता है कि 5.8 तो थोड़ी हायर पीएच है, हमने पीएच को सेट करना था 5.5 के ऊपर, ठीक है जी, ताकि 5.5 पीएच जो है इस पीएच के ऊपर प्रोसेस जो है वो ऑप्टिमल है. तो जब इस प्रोसेस के ऊपर पीएच प्रोसेस ऑप्टिमल है तो अब एक्चुअली पीएच तो चेंज हो रही है, 5.8 है यहाँ पे, हम चाहते थे 5.5 हो. कंट्रोलर इसको कंपेयर करता है, अच्छा कितना फर्क आ रहा है जी, 0.3 पीएच का फर्क आ रहा है और टुवर्ड्स हमने जाना है एस्टिक साइड. तो ऑपरेटर को कहता है कि इसके अंदर वो रिएजेंट्स ऐड करो, कंपोजिशन इसकी एडजस्ट करो या सेट करो जिससे पीएच 5.5 आ जाए. तो डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन को देता है कि जनाब इतना पीएच का डिफरेंस है और आपने इस कंसंट्रेशन का फला केमिकल ऐड करना है जिससे पीएच जो है सेट हो जाएगी. तो ऑपरेटर सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेता है और अपनी इनपुट स्ट्रीम्स के अंदर इसको जो है वो सेट करता है, ऐड करता है और जिससे पीएच जो है दोबारा यहाँ पे सेट होना शुरू हो जाता है. इस सारे प्रोसेस के अंदर सेंसर से लेके ऑपरेट कंट्रोलर और कंट्रोलर से लेके ऑपरेटर तक जितना वक्त लगता है उस वक्त को हम कहते हैं कि ये डेड टाइम है. और एक्चुअली इस प्रोसेस के इस टाइम के दौरान कोई भी चेंज आउटपुट के अंदर ऑब्जर्व नहीं हो रही होती, ठीक है जी. आउटपुट के अंदर जब वो चेंज ऑब्जर्व होना शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं अच्छा जी इसका टोटल डेड टाइम है. अब वो कहता है डेड टाइम क्या, दिस इज इक्वल टू द टाइम इंटरवल आफ्टर अल्टरेशन, ठीक है जी. आफ्टर अल्टरेशन कि हमने यहाँ पे कोई अल्टरेशन को तब्दीली कर दी उसके बाद से लेके वो वक्त है, ठीक है जी, ऑफ द वेरिएबल एट दैट इन पॉइंट during which no change in the variable is sensed by the detector at the output. जब आउटपुट में
कोई चेंज या कोई ऑब्जर्वेशन, कोई तब्दीली जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। मसलन आपने कुछ एसिड या बेस के कुछ चीजें ऐड की, कोई केमिकल ऐड किया है, लेकिन अभी पीएच स्टिल 5.8 है। जैसे ही पीएच 5.8 से 5.5 पर आएगी, तो हम देखेंगे इस दौरान कितना वक्त लगा ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, यहाँ से रिएजेंट्स की एडिशन करने में, और फिर उसमें चेंज आने में। तो जब कोई चेंज आ जाएगी, तो उस वक्त से पहले पहले जो है वो सारा उसका डेड टाइम कहलाएगा। तो किसी भी फीडबैक लूप का या फीडबैक लूप एनालाइजर का जो डेड टाइम है, वो मिनिमल होना चाहिए। ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि अगर उसका डेड टाइम फॉर एग्जांपल 1 मिनट मैं एज्यूम करता हूँ, तो इस 1 मिनट के अंदर हो सकता है 100 लीटर जो है वो प्रोडक्ट यहाँ से गुजर जाए, और वो 100 लीटर प्रोडक्ट्स वो एक्चुअली होगी जिसकी पीएच 5.8 थी। तो अगर ये टाइम जो है 1 मिनट की बजाय 15 सेकंड के ऊपर हो जाएगा, तो फिर हो सकता है 1000 लीटर यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो ना गुजरे, बल्कि अब यहाँ पे सिर्फ 200 लीटर प्रोडक्ट गुजरी। लिहाजा अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब मुझे 1000 लीटर जो प्रोडक्ट है उसको ठीक नहीं करना, सिर्फ जो इधर से प्रोडक्ट गुजर के चली गई ना आगे 200 लीटर, उसको ठीक करना होगा। तो डेड टाइम जितना कम होगा आपके पास, जो वर्केबल या जिसके ऊपर आपने दोबारा फिर से सारी वो प्रोसेसिंग करनी है, वो कम से कम वॉल्यूम बनेगा। मैं अगेन रिपीट कर दूं, डेड टाइम ये है एक्चुअली कि वो वक्त जिसमें आप इनपुट के अंदर कोई चीज तब्दील करें और आउटपुट के अंदर उसको आप सेंस करने लगे, उससे जस्ट पहले तक का जो वक्त है, उसको हम कहते हैं कि ये डेड टाइम है। तो डेड टाइम एक्चुअली कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर डेड टाइम ज्यादा होगा तो उस दौरान जितना भी वॉल्यूम है, जितना भी बल्क बनेगा, उसको हमें दोबारा फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो डेड टाइम कम होगा तो हमारे पास यहाँ से बनने वाला बल्क या यहाँ से बनने वाला वॉल्यूम जो है वो भी कम होगा, और हमें उसके ऊपर कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो एक टिपिकल एग्जांपल है फीडबैक लूप एनालाइजर की, या इसको हम कहते हैं क्लोज लूप भी कहते हैं। ठीक है जी। और दूसरी एग्जांपल होती है फीड फॉरवर्ड सिस्टम, या जिसका दूसरा नाम है ओपन लूप सिस्टम। अच्छा, जो ओपन लूप्स हैं, ओपन लूप के अंदर हम डिटेक्टर या एनालाइजर जो है वो डायरेक्टली अपना प्लेस करते हैं इनपुट के पास। यहाँ पे तो सेंसर आउटपुट के पास है ना, इसको हम क्लोज लूप हमने कह दिया, और इसको हमने फीड बैकवर्ड कह दिया कि हम चीजों को बैकवर्ड मूव करते हैं और फिर इसको हम सेंस करते हैं। एक्चुअली फीड फॉरवर्ड लूप्स के अंदर, या जिसका दूसरा नाम ओपन सर्किट्स है, ये ओपन लूप एनालाइजर है, उसमें हम अपना सेंसर रखते हैं इनपुट के पास, और हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारे इनपुट से गुजरने वाली जो तमाम वेरिएबल्स हैं या जो तमाम पैरामीटर्स हैं, वो प्रीसेट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली है। मसलन अगर आपने मिक्सिंग स्पीड सेट की हुई है 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम, और इससे मिक्सिंग ठीक हो रही है, तो आप जो स्पीड के अंदर चेंज है, आप उसको फौरी तौर पर जो है वो मिनिमल रखेंगे, कि स्पीड के अंदर 1200 से कम होके 1000 आरपीएम पे ना आए, या 1000 आरपीएम से होके 800 आरपीएम पे या 1500 आरपीएम पे ना जाए। जो आपने सेट वैल्यूज है, वो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करना है। ठीक है जी। लिहाजा यहाँ पे हम आउटपुट को एनालाइज नहीं करते, बल्कि हम डायरेक्टली इनपुट को एनालाइज करते हैं। जो इनपुट वैल्यूज हैं, जो कंसंट्रेशन हैं रॉ मटेरियल्स की, जो कंपोजिशन हैं, जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, मिक्सिंग की, केमिकल्स की कंसंट्रेशन है, वो हम इनपुट पे मेंटेन कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड लूप कहते हैं, या इसको हम ओपन सर्किट लूप कहते हैं। फीडबैक में हम आउटपुट को एनालाइज करते थे, इनपुट को कंट्रोल नहीं करते थे। फीड फॉरवर्ड के अंदर हम इनपुट को एनालाइज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसको एनालाइज कर रहे होते हैं, इस एनालिसिस सिस्टम में आउटपुट को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो कुछ जगहों पे हमें फीड फॉरवर्ड लूप जो है वो ज्यादा सूटेबल रहता है, कुछ जगहों पर हमें फीड बैकवर्ड लूप जो है वो ज्यादा हमें सूटेबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल फीड बैकवर्ड लूप के अंदर हम अगर कुछ सिरप ऐसा बन रहा है, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि उसकी पीएच। कुछ जगहों पर ऐसा है कि अच्छा कोई चीज प्रोडक्ट बन गई, तो फिर उसको जो है वो प्रोसेस करना मुश्किल है, लिहाजा आप जो अपने सेंसर हैं, जो आपकी कंट्रोलिंग यूनिट्स हैं, वो सारी की सारी इनपुट पे रखें, वहाँ पे हम इनपुट को यूज करते हैं। और जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो ऑफ कोर्स दोनों टाइप्स के एनालाइजर्स को भी यूज करते हैं, फीड फॉरवर्ड लूप को भी और फीड बैकवर्ड लूप को भी। बट ऑफ कोर्स ऐसा करने से बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है एनालिसिस की बढ़ जाती है, और वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो रही होती है। डिस्क्रीट एनालाइजर कौन कौन से हैं जी? डिस्क्रीट एनालाइजर ऐसा करते हैं, स्मॉल स्टेप्स के अंदर कोई भी चेंज को जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है जी।
डिस्क्रीट एनालाइजर या बैच एनालाइजर, इसमें सैंपल इज टेकन एट सिलेक्टेड इंटरवल। हमने तय कर लिया जनाब कि यहाँ से एक फ्लोइंग स्ट्रीम गुजर रही है। पहले तो हमने हर वक्त इसके अंदर इलेक्ट्रोड ड्रिप कर लिया था और अब इसको हम मॉनिटर करते थे। अब हम ये नहीं कर रहे, अब हम ये कर रहे हैं कि हम हर 30 मिनट्स के बाद प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं और जो फ्लोइंग स्ट्रीम है इसमें से सैंपल निकाल लेते हैं, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, जो पैरामीटर्स हम मेजर करना चाहते हैं वो मेजर करते हैं और फिर नोट कर लेते हैं। अगर ये सेट वैल्यू के अकॉर्डिंग है तो लिहाजा ठीक है जी, सेट वैल्यू के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो फिर हम क्या करते हैं, इनपुट्स को एडजस्ट करते हैं और उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप उस एक फ्लोइंग लिक्विड है, फ्लोइंग स्ट्रीम है, एक लिक्विड बन रहा है, सिरप बन रहा है, आप उसकी डेंसिटी मेजर करते हैं, आप उसकी विस्कोसिटी मेजर करते हैं, आप उसकी पीएच मेजर करते हैं। ठीक है जी। आप उसकी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सिलेक्टेड इंटरवल्स के अंदर सैंपल निकाल के एनालाइज कर रहे होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास प्री सेट वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसको हम चेक कर रहे होते हैं। डेफिनेटली अगर आप उसको 30 मिनट बाद एनालाइज कर रहे हैं और अगले 30 मिनट बाद आपने उसको एनालाइज किया, तो इस दौरान अगर कोई इनपुट पैरामीटर चेंज हो गया या कोई ऐसी वैल्यू चेंज होगी जिससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो ठीक नहीं बन रही, तो आपके पास जो है वो एक लार्ज वॉल्यूम जो है कलेक्ट हो जाएगा उस 30 मिनट्स के अंदर। अगर ये आपका इंटरवल 30 मिनट से कम होकर 20 मिनट्स है तो फिर रिलेटिवली कम प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट वाली बनेगी, कम प्रोडक्ट बनेगी। अगर 20 मिनट से कम होकर 10 मिनट है इंटरवल आपका, तो फिर हो सकता है प्रोडक्ट और कम बने। तो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका सैम्पलिंग इंटरवल क्या है। ठीक है जी। और फिर आपका डेड टाइम्स क्या है, क्योंकि जितनी देर में आपने सैंपल को एनालाइज करना है और प्रोसेसेस के अंदर कोई तब्दीली लेकर आनी इनपुट के ऊपर, आउटपुट के अंदर उस दौरान कितना वॉल्यूम बन गया होता है, कितनी चीजें, कितना बल्क बन गया होता है, ये डिसाइड कर रहा होता है। तो एज कंपेयर टू कंटिन्यूस एनालाइजर, बैच एनालाइजर के अंदर जो डेड टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है जी। क्योंकि एक तो हम सैम्पलिंग ज्यादा आधे घंटे बाद कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, दूसरा है कि कितनी देर बाद हम चीजों में इनपुट्स में चेंज करेंगे जिससे हम आउटपुट को मॉनिटर कर रहे होंगे। और खास तौर पे हमने आधे घंटे बाद 30 मिनट बाद एक एनालिसिस किया, उसके बाद एक 30 मिनट बाद और एनालिसिस किया। तो इस 30 मिनट के वक्फे के दौरान अगर कोई चीज तब्दील हुई है तो हम उसको मैयर नहीं कर रहे होंगे। तो इसी को कहते हैं कि इफ ए ट्रांजिएंट एरर ऑकर्स बिटवीन मेजरमेंट्स, इट मे नॉट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड फॉर, और ना इसको दुरुस्त किया जा सकता है। ठीक है जी। और उसका दूसरा साइड कौन सी है, वो ये कि अगर कोई शॉर्ट ट्रांजिएंट एरर ओकर हुआ है, कोई भी ऐसी चीज तब्दीली हुई है मेजरमेंट इंटरवल के दौरान, ठीक है जी, तो उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं और उसकी हम करेक्शन भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट मेजरमेंट्स या डिस्क्रीट एनालाइजर कहाँ हमें चाहिए होते हैं, उस वक्त रिक्वायर होते हैं यहाँ पे हम डिस्क्रीट स्टेप्स के अंदर हमारे पास सैंपल आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल क्रोमेटोग्राफी के अंदर या फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस के अंदर। ठीक है जी। ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं बस इसके ऊपर बता दूं फिर इसको हम रैप अप करते हैं। सैंपल पिकअप करें, ठीक है, खुदकार तरीके से, ये कैरेक्टरिस्टिक को नहीं, सैंपल को डिस्पेंस करें, एक्सक्यूज मी, सैंपल की डिस्पेंसिंग करें, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है तो मिक्स करें, ड्रॉप करना है तो आप करें, डाइल्यूशन खुदकार तरीके से, इंक्यूबेशन हो, और फिर सैंपल को जो है वो प्रॉपर रिएक्शन टाइम मिले, और फिर उसके डिटेक्शन सिस्टम में, फिर उसको जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आए, फॉर एग्जांपल कलर में चेंज है, एब्जॉर्बेंस में चेंज है, उसको मॉनिटर करें और उसको रिकॉर्डिंग डाटा तक पहुँचाए और ये सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें। तो ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट या एनालाइजर की होती है। So I'm just stopping it here. And if you have any question, just let me know. So that I may answer these queries. और इसके बाद हम कुछ एक दो एग्जांपल जो हैं वो पढ़ेंगे एनालाइजर्स की और फिर इसको रैप अप कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वर्क। और दूसरा लेक्चर भी मैं जल्द ही एनालाइजर्स के बारे में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।